Hello everyone, welcome back to Brainipedia Skills. I'm Neha, your polity teacher. एंड आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं एंड कितने तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमें अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती हैं. ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के, किस तरीके के इनके रोल्स होते हैं, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन होकर काम करती हैं या फिर उनसे इंडिपेंडेंट होती हैं. ये सारी ही बातें हम आज के वीडियोज़ में डिस्कस करने वाले हैं. एंड if you like the videos, please do like, share and subscribe to the channel and keep watching the videos. Let's start the video for the day. सबसे पहला सवाल होता है कि व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आखिर होती क्या है. दे आर द इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड डायरेक्टली बाय एन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं ना, वो इस तरीके की बॉडीज़ होती है जिनका मेंशन हमें अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है. मतलब संविधान जब हमारा बना, उस संविधान में किसी ना किसी आर्टिकल में, किसी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में हमें मेंशन देखने को मिला, इनके बारे में हमें बातें देखने को मिली. सीधी सी बात, इनके बारे में अगर हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो ये कौन सी बॉडीज़ बन जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बन जाएंगी. अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का क्या काम है. दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड होल्ड सिग्निफिकेंट अथॉरिटी टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी. अब इनके बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस देखने को मिलते हैं क्योंकि अलग अलग तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग फील्ड में काम करती हैं. अलग अलग इनके क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग इनकी पावर्स होती हैं और अलग ही अलग इनके फंक्शंस भी होते हैं. तो ये इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नेंस है वो सही तरीके से चले, स्मूथ तरीके से सारी काम होते रहें एंड हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो भी सही तरीके से बरकरार रहे. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं. ऐसी बॉडीज़ जिनका मेंशन हमें, जिनके बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बातें देखने को मिलेंगी, वो होंगी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़. एंड इनके फंक्शंस क्या होंगे, ये अलग अलग तरीके की बॉडीज़ होंगी. डिपेंड करेगा हम कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके फंक्शंस होंगे, उनके पावर्स होंगे एंड सारा क्राइटेरिया हमें उस अकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगा. फिर बात करते हैं कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं. एक्चुअली ऐसी कौन कौन सी बॉडीज़ हैं जिनके बारे में हमें संविधान में देखने को मिलता है, संविधान में बातें कही गई है. सबसे पहली होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे आप यूपीएससी के नाम से भी जानते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो जाती हैं जिन्हें हम इंडियन पॉलिटी के अंदर डिस्कस करते हैं. एंड हमारे वेरियस एग्जामिनेशन में इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को लेके बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, सवाल भी बनते हैं. जैसे कि पहला सवाल यहाँ से ये बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल में मेंशन है. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन जो है उसके बारे में किस आर्टिकल में मेंशन है, बताइए. इस तरीके के बहुत से सवाल बन सकते हैं हमारे भविष्य के एग्जामिनेशंस में. अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन आखिर होता क्या है, क्या फंक्शंस होते हैं इनके. इलेक्शन कमीशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया. इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो सभी को कंडक्ट कराने का अगर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ भाई, आपके पास ये सारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सही तरीके से हों, बिना किसी गलत काम के, बिना किसी करप्शन के निपट जाएं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है इंडिया में, इलेक्शन कमीशन की. इट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. अगर मैं बात करूँ स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है, मतलब कौन कौन से ऐसे इलेक्शंस हैं जिसके बारे में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है सारी चीज़ें मैनेज करेगा, सारी ही अरेंजमेंट्स करेगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा. तो वो होंगे लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शंस. ये सभी इलेक्शंस जो हैं इनके सारे काम कौन करने वाला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं इलेक्शंस की, कि इंडिया में जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं लोकसभा के, राज्यसभा के,
किसी स्टेट लेजिस्लेचर के वो सही तरीके से हो जाए, बिना किसी गलत काम के हो, वहाँ पे कोई करप्शन ना हो, लोगों को फोर्स ना किया जा रहा हो वोटिंग करने के लिए, या फिर सभी लोग वोट कर पा रहे हैं, लोगों को राइट टू वोट मिल रहा है। इलेक्शन जहाँ पे भी कंडक्ट हुए रहे हैं, जो इलेक्शन के सेंटर होते हैं, जहाँ पे वोटिंग सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, लोगों को फोर्सफुली तो वोट नहीं दिलवाए जा रहे। इस सारी बातों का ध्यान रखने का जो काम होता है वो होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो कि आर्टिकल 324 में मेंशन होती है। अब अगर हम बात करें इनके हेड कौन होते हैं, जो हेड होता है ना, एक ग्रुप को हर इंसान लीड करता है, लीडर होता है एक ग्रुप का, तो उसी तरीके से यहाँ पे हेड अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो हमारे इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एट प्रेजेंट में इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे अभी प्रेजेंट में इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, यानी कि इलेक्शन कमीशन के जो हेड है वो कौन है। मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ। चलिए आगे बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे, जो कि यूपीएससी के एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपके लिए तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो यूपीएससी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 में मेंशन है, यानी कि जो यूपीएससी है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट कंडक्ट्स, अब यहाँ पे यूपीएससी का क्या काम है ये तो हम सभी जानते हैं। इट कंडक्ट्स एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। अब ये जो यूपीएससी होते हैं ना, इनका मेन फंक्शन होता है कि ये एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने वाले हैं किस चीज़ के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए और सेंट्रल सर्विसेज के लिए। जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इन सभी की जो रिक्रूटमेंट होती है, उसका जो प्रोसीजर होता है वो एग्जाम्स के थ्रू होता है। उन्हीं एग्जाम्स को कंडक्ट कराने का जो काम होता है वो होता है यूपीएससी का, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। अब यहाँ पे यूपीएससी का एक और काम देखने को मिलता है हमें, इट एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑन पर्सनल मैटर्स। कई बार ये जो यूपीएससी होती है, इनका एक और फंक्शन ये भी निकल के देखने को आता है कि ये कईयों बार गवर्नमेंट को भी एडवाइस प्रोवाइड करते हैं ऑन वेरियस काइंड ऑफ रीजंस। बात करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसका मेंशन भी हमें आर्टिकल 315 में देखने को मिलता है। एंड जो स्टेट गिव मी अ सेकंड प्लीज, यस लेट्स कंटिन्यू। सो हमने देखा कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका मेंशन हमें आर्टिकल 315 में देखने को मिलता है। लेकिन अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के क्या फंक्शंस होंगे, इनके फंक्शंस भी सिमिलर होते हैं यूपीएससी के ही, लेकिन एट द स्टेट लेवल। यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी रिक्रूटमेंट करती है, लेकिन सिर्फ स्टेट सर्विसेज के लिए। मतलब आप अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी जो जॉब होगी वो स्टेट लेवल पे होगी, आपका जो सिलेक्शन होगा वो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए होगा, स्टेट लेवल की जॉब के लिए होगा। देन इसके बाद यहाँ पे जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये भी स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करने वाली है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाली है, किस मैटर्स में, रिक्रूटमेंट के मैटर्स में एंड पर्सनल मैटर्स में एज वेल। अब अगर हम यहाँ पे बात करें यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के बीच में जो डिफरेंस होता है मेजर, वो यही होता है कि यूपीएससी ऑल इंडिया सर्विस का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, और वहीं जो स्टेट पीएससी होती है वो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराती है। यूपीएससी सेंट्रल लेवल जॉब प्रोवाइड करेगी आपको, और जो स्टेट पीएससी होगा वो स्टेट लेवल जॉब प्रोवाइड करने वाली है आपको। यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये हो जाती है कि दोनों के ही आर्टिकल होते हैं आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 ही टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ यूपीएससी एंड द सेम आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पीएससी, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। उम्मीद करती हूँ दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आपको समझ में आई होंगी। हम बात करेंगे अपनी अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में, जो कि है फाइनेंस कमीशन। एंड फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल 280। अब फाइनेंस कमीशन के क्या काम है, देखिए, फाइनेंस कमीशन इज एस्टैब्लिश्ड इन एवरी 5 years टू रिकमेंड द डिवीजन ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। फाइनेंस कमीशन का जो मेन काम होता है वो यही होता है कि किस तरीके से हम टैक्स का डिवीजन करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अपार्ट फ्रॉम दैट, फाइनेंस कमीशन को हर 5 सालों में अपॉइंट किया जाता है। हर 5 साल में एक नई फाइनेंस कमीशन आती है जो कि रिकमेंडेशंस को प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हमें टैक्स को डिवाइड करना है स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में।
इट फोकसेस ऑन द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल मैटर्स। अभी जो हमारी फाइनेंस कमीशन होती है, नाम से पता चल रहा है फाइनेंस मतलब यहाँ पे पैसों की बात होने वाली है। इनका जो पूरा फोकस होगा वो किस पे होगा, इकोनॉमिकल चीज़ों पे होगा। पैसों की बातें यहाँ पे की जाएंगी। पैसों का जितना भी मैटर होगा उसमें आपको किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, फाइनेंस कमीशन का। बेसिकली फाइनेंस कमीशन जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मैटर्स पे एडवाइस प्रोवाइड करती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट किस तरीके से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अगर आपके पास कितना टैक्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना टैक्स किस स्टेट को प्रोवाइड करना है, उस टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सारी ही बातें टैक्स के रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन मेकिंग होगी वो कौन करने वाला है, फाइनेंस कमीशन करने वाली है। और फाइनेंस कमीशन का जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 280 होता है। आर्टिकल 280 टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। देन इसके बाद बात करेंगे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की, जिसे हम शॉर्ट में CAG भी बोलते हैं। अगर हम बात करें CAG के बारे में तो CAG का जो आर्टिकल होता है वो होता है आर्टिकल नंबर 148। अब यहाँ पे क्या काम होता है, ऑडिट्स गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। अभी जो हमारे CAG होने वाले हैं, गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं यानी कि खर्चे होते हैं उन चीज़ों का हिसाब किताब रखेंगे एंड और सारी चीज़ों का अकाउंट बना के रखने वाले। सीधी सी बात है, ये हर चीज़ का हिसाब किताब रखने वाले कि गवर्नमेंट ने कहाँ किस चीज़ को कितना खर्च किया, कितना खर्च हुआ, कितना पैसा बचा, कितनी चीज़ें हमने कहाँ पे लगाई, इन सारी चीज़ों का हिसाब कौन रखने वाले हैं, CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। He plays a crucial role in maintaining transparency। अब ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उन सभी का हिसाब किताब जो होता है, चिट्ठा किट्टा होता है, वो इनके पास ही देखने को मिलता है। यही हमें बताएंगे कि गवर्नमेंट ने किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च किया, वहाँ से कितने प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना पैसा बचा, कितना पैसा और ज़्यादा लगा। बेसिकली गवर्नमेंट के हर एक्सपेंडिचर का हिसाब आपको देखने को मिल जाएगा CAG के पास। अब CAG जो होते हैं कौन से आर्टिकल में मेंशन होते हैं, आर्टिकल 148 में। हालांकि हमें जब हम UPSC की प्रिपरेशन करते हैं या किसी स्टेट PSC की प्रिपरेशन करते हैं तो CAG के बारे में हम और डिटेल में डिस्कशंस करते हैं और ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं और समझते हैं। And if you want to learn the whole concept of CAG and all the constitutional bodies like Finance Commission, UPSC, State PSC in detailed manner, then you should visit the website of Brainipedia Skill. There you will find a detailed course of Indian polity by me. चलिए आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट या फिर SC। नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST, दोनों के जो फंक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बस एक ही डिफरेंस हो जाता है, वो ये है कि जो नेशनल कमीशन फॉर SC होता है ये शेड्यूल कास्ट के लोगों पे फोकस करेगा। मतलब ये किसके लिए काम करने वाला है, पीपल ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए। जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं ये उनके लिए काम करेगा, उनके लिए अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। एंड वहीं जो नेशनल कमीशन फॉर ST होता है ये फंक्शंस करने वाला है, ये काम करने वाला है पीपल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी, क्या फंक्शंस होंगे, जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होता है ये मेंशन होता है आर्टिकल 338 में। एंड इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ये बेसिकली शेड्यूल कास्ट के जो राइट्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली जो SC होते हैं उनके अगेंस्ट में कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो रहा हो, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो रहा हो, सोसाइटी में उन्हें बराबर सम्मान मिले, बराबर अधिकार मिले, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई भी गलत एक्टिविटी परफॉर्म ना हो रही हो, इस चीज़ का ध्यान रखता है नेशनल कमीशन फॉर SC। इट इज़ मैंशनड अंडर आर्टिकल 338 and it investigates complaints and advice on socio-economic development। अभी जो होते हैं ना ये इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, कंप्लेंट्स फाइल करते हैं किस चीज़ को लेके, अगर SC और ST के अगेंस्ट में किसी भी तरीके का गलत काम हो रहा है, कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बराबरी का सम्मान नहीं मिल रहा है, देन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहाँ पे हमारा जो NCSC होने वाला है, NCSC यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट होने वाला है, वो यहाँ पे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इस चीज़ को लेके कंप्लेंट फाइल करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस चीज़ को लेके स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेने वाले हैं।
एंड उसके अलावा जो NCSC है वो इस चीज़ के लिए एडवाइस भी प्रोवाइड करने वाले हैं, सजेशंस देने वाले हैं कि किस तरीके से हम SC पीपल यानी शेड्यूल कास्ट पीपल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन्हें किस तरीके से हम ग्रोथ की ओर ले जा सकते हैं ताकि वो सोसाइटी के बाकी सेक्शंस के साथ मिलके रह सकें, उन्हें कभी भी लेफ़्ट ओवर फील ना हो, लेफ़्ट आउट फील ना हो, कभी भी ऐसा उन्हें ना लगे कि सोसाइटी के बाकी सेक्शन से वो अलग है। इस सारे कामों को करने के लिए, इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 338 किया गया था। बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स की। यहाँ पे भी सेम फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट की जगह शेड्यूल ट्राइब्स आ जाएगा। मतलब शेड्यूल ट्राइब्स के फंक्शंस जो राइट्स होंगे उन्हें प्रमोट किया जाएगा, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। शेड्यूल ट्राइब्स के साथ किसी तरीके के गलत काम ना हो, सोसाइटी में उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनके साथ भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये सारी ही बातों का ध्यान रखेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड इट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 338A। दोनों ही जो हमारे नेशनल कमीशंस होते हैं SC और ST के, दोनों के फंक्शन सेम होते हैं, बस एक माइनर डिफरेंस हो जाता है, वो ये कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो SC के लिए काम करेगा एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो होगा वो ST के लिए काम करेगा। आई होप दोनों के जो फंक्शंस हैं आपको समझ में आए हों एंड दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि हमें अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है एंड इनका मेंशन अगर मैं देखूं तो होता है आर्टिकल 350B में। इट सेफगार्ड्स द राइट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो कि एक पर्टिकुलर भाषा को जब बोलने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मान लीजिए कोई एक लैंग्वेज है जैसे कि मलयालम मान लीजिए, हालांकि बहुत पॉपुलेशन इंडिया की मलयालम बोलती है, पर हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि मलयालम एक लैंग्वेज है जिसे बोलने वाले, मलयालम नहीं हम पर्शियन लेंगे, पर्शियन इज़ द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर। मान लीजिए पर्शियन लैंग्वेज है, उसे बोलने वाले बहुत ही कम लोग हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो वो जो लैंग्वेज को बोलने वाले लोग होंगे वही होंगे हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब यहाँ पे उस लैंग्वेज को बोलने वाले जो लोग हैं ना, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो वो किस में आते हैं? माइनॉरिटी में आते हैं, मेजॉरिटी में नहीं। तो उनके जो राइट्स होंगे ना, उसे कौन प्रोटेक्ट करने वाला है? उन लोगों के साथ कोई गलत चीज़ें ना हो, उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, भेदभाव ना हो उन लोगों के साथ। इन सारी ही बातों का ध्यान रखने के लिए संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन किया गया जिसका नाम था स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड ये आर्टिकल 350B में मेंशन है। काम क्या है इनका? जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ होंगी इंडिया में, उनके जो राइट्स होंगे उन्हें ये इंसान प्रोटेक्ट करने वाला है, उनके राइट्स को सेफगार्ड प्रोवाइड करने वाला है कि उनके साथ किसी भी तरीके का गलत बर्ताव ना हो, उनके किसी भी अधिकार का हनन ना हो। फिर बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। गिव मी अ सेकेंड प्लीज़। यस, लेट्स कंटिन्यू। अब हम बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जिनका मेंशन हमें आर्टिकल 76 में देखने को मिलता है। अब ये जो अटॉर्नी जनरल है ना, इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। मतलब इंडिया में जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की पोस्ट होती है वही होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनका क्या काम है, इनके क्या फंक्शंस हैं, चलिए देखते हैं। अब ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पे एडवाइस प्रोवाइड करने वाले हैं कि किस तरीके से लीगल मैटर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्क करना चाहिए। एंड कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर अगर कोई केस होता है, कोई केस फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में, देन उस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट अगर कोई करेगा तो वो ये होंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वकील बोल सकते हो आप इन्हें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेसिकली साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, आप उन्हें इंडिया के गवर्नमेंट के वकील के तौर पे समझ सकते हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ जस्टिस है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे कभी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर कोई केस फाइल होता है, कोई मुद्दा चलता है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला इंसान होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान होगा, वो होंगे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करने वाले हैं, सजेशंस देने वाले हैं कि सर आप इस चीज़ को इस तरीके से परफॉर्म कीजिए व्हेन इट कम्स टू द लीगल मैटर्स। कोई भी तरीके का लीगल मैटर होगा, लीगल इशू होगा, उस चीज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कौन एडवाइस करने वाला है? हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
एंड अगर मैं बात करूँ कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, सो द कंसेप्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 76 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट बात करूंगी मैं, हमने इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दे आर इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके बारे में हमें संविधान में लिखित में देखने को मिलेगा। ये बातें हमें, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होंगी इनके बारे में हमारे संविधान में यदि लिखा हुआ है, मेंशन्ड है संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो फिर हम मान लेंगे कि ये बॉडी कैसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब इनके बारे में क्या बातें लिखी होंगी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनकी क्या पावर्स रहने वाली हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उनकी जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के तौर पे, ये सारी ही बातें अगर हमारे संविधान में लिखी हैं तो हम मान लेंगे कि ये जो बॉडी है वो क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस रहने वाली है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से काम नहीं करेंगी और ना ही किसी स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगी। ये जो अपने काम करेंगी, अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगी, ये एकदम फ्री होके, इंडिपेंडेंट होके वर्क करने वाली हैं। इनके काम में, इनके फंक्शंस में, इनके पावर्स में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। अगर मान लीजिए यूपीएससी का काम चल रहा है या फिर इलेक्शन कमीशन का काम चल रहा है, उस कंडीशन में जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। ये इन्हें अपना काम समझाने की कोशिश नहीं करेगी कि इलेक्शन कमीशन को ऐसे नहीं, ऐसे काम करना चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चाहे वो CAG है, अटॉर्नी जनरल है, नेशनल कमीशन फॉर SC या ST है, या फिर किसी भी तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो अपने हिसाब से काम करेगी, इंडिपेंडेंटली काम करेगी। वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ना ही स्टेट गवर्नमेंट इनके काम में इंटरफेरेंस दिखा सकती है कि सर आप ऐसे नहीं, ऐसे काम कीजिए, हम सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है तो आपको हमारी बातें सुननी पड़ेगी। जी नहीं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये पावर, ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो आपके पास ये अधिकार है कि आप बिना किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के अपने फंक्शंस, अपने पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अकाउंटेबल होते हैं। हम यहाँ पे इन चीज़ों पे भरोसा कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशंस हो या फिर हमारे CAG हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, या फिर हमारे नेशनल कमीशन फॉर SC ST हो, अटॉर्नी जनरल हो, इन सभी की बातों पे हम भरोसा कर सकते हैं बिकॉज दे इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी। ये भरोसा दिलाते हैं, इनके जो काम होते हैं वो काफ़ी फेयर होते हैं, क्योंकि ये ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में आके काम करने वाले हैं और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के। तो ये जो काम करेंगे ये इंडिपेंडेंटली करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्शंस में भी हम भरोसा कर सकते हैं कि जो पूरा इलेक्शन प्रोसीजर होता है उसमें कोई गलत काम नहीं हो रहा है। जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं, UPSC का जो सिलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी एकदम फेयर जो पूरा प्रोसेस होता है वो काफ़ी फेयर देखने को मिलता है। जो इंसान डिजर्विंग होता है, जिस इंसान के जितना मेरिट आती है उसके अकॉर्डिंग ही लोगों का सिलेक्शन होता है UPSC में। कभी ऐसा कोई सीन हमें देखने को नहीं मिला, ऐसा केस देखने को नहीं मिला जहाँ पे UPSC में हमने ये देखा हो कि लोगों ने कुछ पैसे खिला के, करप्शन करके UPSC में सिलेक्शन प्राप्त कर लिया हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं ये इंडिपेंडेंट होके काम करती हैं एंड संविधान को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं। तो हमने आज की हमारी जो क्लास रही उसमें पहले तो देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ आखिर होती क्या है, क्या फंक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देखा किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। कुछ मेजर एग्जांपल से हमने समझा, जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हमने देखा इलेक्शन कमीशन, जिसका मेंशन हमें आर्टिकल 324 में देखने को मिला। देन हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC की बात करी, जिसके बारे में हमने आर्टिकल 315 में देखा। देन हमने स्टेट PSC की बात करी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात करी, जिसका मेंशन भी हमने आर्टिकल 315 में देखा। स्टेट PSC एंड UPSC के बीच में एक माइनर डिफरेंस देखने को मिला, वो ये था कि जो UPSC है वो सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है एंड जो स्टेट PSC है वो स्टेट के लेवल पे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी एंड आपकी जो पोस्ट होगी, जो सर्विसेज होंगी वो स्टेट लेवल की होंगी एंड UPSC में जो आपकी सर्विसेज होंगी वो सेंट्रल लेवल की होंगी।
फिर हमने फाइनेंस कमीशन के बारे में देखा कि किस तरीके से आर्टिकल 280 बात करता है फाइनेंस कमीशन की एंड हर 5 सालों में नई फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन होता है। फिर हमने बात करी CAG की, जिसका मेंशन हमें आर्टिकल 148 में देखने को मिला। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, जो कि आर्टिकल 338 एंड आर्टिकल 338A में मेंशन थी। फिर हमने देखा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के राइट्स को सेफगार्ड करने वाले हैं एंड इनके बारे में हमने मेंशन देखा आर्टिकल 350B में। देन वी डिस्कस्ड अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनके बारे में आर्टिकल 76 में हमने बात करी एंड इनके क्या फंक्शंस होते हैं ये देखा। फिर आखिरी में हमने देखा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते हैं। दूसरा हमने देखा ये इंडिपेंडेंट होते हैं एंड ऑटोनॉमस होते हैं। फिर हमने देखा कि दे आर अकाउंटेबल, मतलब इनके वर्क पे, इनके फंक्शंस पे हम भरोसा कर सकते हैं। आज की क्लास में मैं उम्मीद करती हूँ ये सारी ही बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको समझ में आया होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं वो एक्चुअली में क्या होती हैं एंड ये किस तरीके से फंक्शन करती हैं। कुछ मेजर एग्जांपल्स हमने देखे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के एंड ये जो सारी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ सारी ही बातें आपको समझ में आई हों। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न द इंडियन पॉलिटी जस्ट लाइक दिस in an interesting manner, don't forget to visit the website of Brainipedia Skills. There you will find the detailed course of Indian polity by me. Of course, ये मत भूलिएगा कि मैंने आपसे आज की वीडियो में जो सवाल पूछा है वो ये है कि एट प्रेजेंट में इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताने वाले हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ like and share the video. Don't forget to subscribe to our channel, and till then stay happy, stay healthy and keep watching the videos. Thank you so much.